पिछले 6 वर्षों के दौरान में उत्तर प्रदेश में पुलिस की हरकतों को अगर देखा जाए तो बड़े हैरत अंगेज कारनामे दिखाई पड़ते हैं। एप्पल कंपनी का जो रीजनल मैनेजर है तिवारी, उसको शाम को पुलिस वाले गोली मार के सीधे माथे पर गोली मार के हत्या कर देते हैं और उसको बचाने के लिए डीजीपी यानी पुलिस का मुखिया पैरवी करता है और पूरे पुलिस वालों को बगावत करने पर आमादा प्रेरित करता है ताकि किसी तरीके से उस हत्यारे पुलिस वाले को बचाया जा सके। वहाँ का डीएम और एसएसपी जो होता है वो उसको बचाने के लिए मारे गए हुए की पत्नी और बच्ची को डांटता है, फटकारता है। एक बड़े अफसर को बचाने के लिए सुलखान सिंह जैसा डीजीपी व्यक्ति उसको क्लीन चिट दे देता है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन हम जांच कराएंगे। सवाल ये है कि अगर आप वो निर्दोष हैं तो जांच किस बात की कराना चाहते हैं। अभी 10 दिन पहले अलाया अपार्टमेंट लखनऊ राजधानी में ढह जाता है, उसमें 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। रक्षा मंत्री कहते हैं उसमें लोग मर चुके हैं, लेकिन डीजीपी आखिरी दम तक कहता है कि नहीं, उसमें कोई नहीं मरा है, क्योंकि उनके पूरा ठेका लिए रहते हैं कि किस तरीके से हम पुलिस वालों को बचा लें या दोषी लोगों को बचा लें। राजनीतिक अलग है, पुलिस वालों की एटीट्यूड अलग है, लेकिन ऐसे वक्त में ये सवाल हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि जब सत्ता और पुलिस वाले एक साथ खड़े हुए हैं दोषियों को बचाने के लिए, तो एक पत्रकार जो केरल से जन्मा है और दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा है, उसको हाथरस कांड में जेल में फंसा दिया जाता है। दुलत्ती के लिए मैं हूँ कुमार सौवीर और हमारे साथ हैं दिल्ली के रहने वाले सिद्दीक कप्पन। सिद्दीक कप्पन अभी 28 महीने की जेल काटने के बाद रिहा हुए हैं। अभी उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। हम अभी तक पुलिस वालों इसका करतूतों पर पुलिस वालों ने कोई इंट्रोगेशन नहीं किया, उनको सवाल नहीं उठाए, लेकिन हम पुलिस वालों पर सवाल उठाएं या नहीं उठाएं, लेकिन इस पर तो उठा सकते हैं कि कप्पन क्या हैं और उनका मकसद क्या है और उनके साथ हमें क्यों उनके विरोध में होना चाहिए और उनके पक्ष में क्यों खड़े होना चाहिए और अपनी भूमिका क्या तय करनी चाहिए। हमारे पास कुछ सवाल है, कप्पन उसका जवाब देंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लकवा हो जाने की वजह से हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। कप्पन, हम जानना चाहते हैं कि हाथरस के मामले में आप जेल में बंद हुए, आपके ऊपर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग की और पीएफआई जैसे देशद्रोही और अलगाववादी संगठन से जुड़ने का। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या आप पीएफआई के सदस्य हैं? मैं पीएफआई का सदस्य नहीं है। मैं हमेशा पीएफआई के खिलाफ में भी बात किया था। ऐसा मतलब हत्या या कुछ देश विरोधी मामला और कम्युनिटी का बीच में कुछ झगड़ा उसके भी खिलाफ भी हमेशा मैं बात करता रहता था। फिर मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स। कप्पन, कुछ और कहना चाहते हैं कि मैं पर्सनल पीएफआई क्या है आप बताएंगे? पीएफआई कितना खतरनाक है और ये कितना उसका चरित्र क्या है? पीएफआई के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पीएफआई केरला में और साउथ साइड में बहुत काम करता था, ज़्यादा काम करता था। उसमें भी मतलब पॉलिटिकल मर्डर जैसा ऐसा भी था, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस का खिलाफ और सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष में मरा, मतलब पीएफआई वाले भी मर गया और पीएफआई को अटैक में सीपीएम लोग भी या कांग्रेस लोग, मुस्लिम लीग का लोग भी मर गया। ऐसा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हाथरस में ये आपको 19 साल की लड़की के साथ जो मास रेप हुआ और उसके बाद उनका मर्डर हुआ, उसकी सूचना आपको क्या मिली? मैम पिछले 10 साल दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट बीट और पार्लियामेंट बीट और माइनॉरिटी बीट्स और कांग्रेस का बीट भी किया था। उसमें उस टाइम में मैं अरिमुगम एक वेब पोर्टल में यूज़ करता था। इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया में था। अभी कोविड के वजह से जॉब लॉस हुआ, फिर वेब पोर्टल में आ गया। मैं ये 29 सितंबर को इस लड़की का मतलब ये लड़की का शहादत हुआ। उस दिन रात में मैं एक वीडियो देखा, उस लड़की का
फैमिली का परमिशन का बिना पुलिस लोग इसका मतलब जलाया, इसका बॉडी, डेड बॉडी जलाया। इसमें मुझे याद है यार ये क्यों जलाया, इसको माँ बाप है, बाकी लोग है, उसको परमिशन दिया नहीं इसको अंतिम कर्म करने के लिए। फिर ये इससे मैं सोचा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब पुलिस क्यों इसका अंतिम कर्म कर रहा है, इसलिए मैं वो रिपोर्ट करने के लिए गया। इस वीडियो देख आपके पास क्या क्या बरामद हुआ? मेरे पास 2 पेन, 2 नोटपैड और एक लैपटॉप। कुछ पैसा? पैसा नहीं, पैसा नहीं। आपके ऊपर कहा जा रहा है कि 45,000 रुपए आपके अकाउंट में आया, कहाँ से आया? वो मेरा अकाउंट में मेरा सैलरी और मेरा दोस्तों से मैं मेरा घर का काम करने के लिए दोस्तों से भी उधार लिया। वो मैं मेरा अकाउंट में CDM थ्रू, कैश डिपॉजिट मशीन थ्रू, मेरा घर के सामने एक CDM था, उसमें मैं डाला, खुद डाला। वो 2 टाइम से, एक टाइम नहीं है, 2 अलग अलग टाइम है, अलग 1 महीने के मतलब बिटवीन 2 महीने के बीच में 2 बार, एक बार 25,000 डाला, एक बार 20,000 डाला। कपन आपके बाद आपके पास आपके ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कितना करते हैं? मेरा अकाउंट में पैसा भी नहीं था, मेरा सैलरी 25,000 था उस टाइम। उसमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? 1 करोड़ अभी तक मेरा अकाउंट में 1 करोड़ भी नहीं आया। इतना साल, 10 साल का मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ। पुलिस का व्यवहार क्या था पूरे गिरफ्तारी के दौरान? उस दिन पुलिस एक चेकिंग में था मांड टोल प्लाजा से में। उस दिन वो मुझे पकड़ के 1-2 जवाब मतलब क्वेश्चन करने के लिए आप 1-2 मिनट आओ, इसलिए 1 दिन पूरा मुझे पुलिस चौकी में रखा। अच्छा। फिर शाम को लोकल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ATS सब लोग आके पीट के बात करिए, आप क्यों यूपी आया, आप क्यों दिल्ली में काम कर रहा है, आप लोग क्यों इधर आ रहा है, आप केरला का लोग इधर का लोगों को या मोटिवेट कर रहा है दंगा के लिए, आप क्यों जामिया मिलिया में पढ़ा, ऐसा आप कितना बार पाकिस्तान गया, कितना आप बीफ खाता है क्या, आपको या आप माओइस्ट है। पहले मेरा खिलाफ ये था, पॉपुलर फ्रंट का एलिगेशन नहीं, पहले शुरुआत में माओइस्ट कनेक्शन बताया, माओइस्ट एम्पथाइजर है, आप DSU का मतलब JNU में विद्या ऑर्गेनाइजेशन है उसका सपोर्टर है, ऐसा एलिगेशन था पहले। देशद्रोही भी देशद्रोही। आप देशद्रोही हैं? मैं क्या देशद्रोही, मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, पक्का पक्का देशभक्त हूँ। केरल से लगातार आवाज आती रहती है कि केरल में आतंकवाद बहुत जबरदस्त है, अलगाववाद और देशद्रोह की स्थिति, आपको कैसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। केरल बहुत सुकून से चल रहा है, एक स्टेट है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड स्टेट है। जी, यहाँ पर हिंदी बेल्ट में खासतौर से भाजपा के इलाके में PFI को एक आतंकवादी और अलगाववादी संगठन के तौर पे देखा जाता है। अभी हमने कुछ खबरें देखी हैं कि केरल में RSS के कुछ संगठनों पर भी कार्रवाई हो रही है। तो क्या पुलिस दोनों राज्यों के बीच में सरकारों का द्वंद्व है या पुलिस का द्वंद्व है या एक भयावह दौर से गुजरने जा रहे हैं हम? ये एक मेरा ख्याल से ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मतलब एनिमिटी अमंग द कम्युनिटीज ये सरकार थ्रू कर रहा है या पुलिस थ्रू, ऐसा मिशनरी प्रोपेगेंडा बन रहा है बस। कपन हाथरस में आप आए, क्या आप मुझे बताएंगे कि 10-5 साल के दौरान आपने कौन सी बड़ी बड़ी स्टोरीज पर काम किया कि ताकि इसे आप साबित कर सकें कि हाथरस पर भी आपकी प्रायोरिटी पर थी? मैं इससे पहले इस हाथरस कांड के पहले मेरा केरला का एक 8 साल का लड़की, उसका खिलाफ एक रेप हुआ, एक लड़की था, उसको खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब उसका पॉलिटिकल पार्टी CPM, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सब लोगों का मतलब वर्कर्स उसमें शामिल था, उसके खिलाफ मैं आर्टिकल लिखा। मैं हमेशा ये लेडीज विमेंस के खिलाफ कितना मतलब ऐसा मामला चल रहा है उसके खिलाफ भी मैं रिपोर्ट किया। पुलिस का एटीट्यूड आपने बताया क्या था? हाँ,
आपके निजी अनुभव हैं, हम जानना चाहते हैं जेल में आपके क्या अनुभव रहे? जेल में शुरुआत में जेल में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब बुरी तरह एक्सपीरियंस था। कैसे? मतलब उधर पढ़ने के लिए बुक मना किया, हाँ, लिखने के लिए कुछ नहीं था, हाँ, ऐसा ऐसा बहुत, मतलब खाने का चीज़ आएगा तो वो भी बहुत बुरी तरह खराब करके, मतलब बहुत दिन उधर रह के चूहा खा के बाकी हमको दे देते हैं। हाँ। और बहुत मतलब बहुत वेस्ट जगह में हमारा बंद किया। अच्छा, हाँ कंफाइन किया था? हाँ, कन्फाइन किया बहुत बुरी जगह में, मतलब साफ सफाई नहीं किया। मारपीट वगैरह? मारपीट, जेल में मारपीट नहीं हुआ, लेकिन ये रिमांड का टाइम में बहुत मेंटली हरासमेंट। अभी? हाँ, क्या जैसे? मेंटली हरासमेंट मतलब मतलब क्या है, रिलीजियस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे? मतलब ये बताया आप लोग मुसलमान ऐसा कर रहा है, आप लोग पाकिस्तानी है, आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, आप केरला साउथ साइड का मुसलमान नॉर्थ साइड का मुसलमानों को मतलब स्क्रू कर रहा है। ऐसा ऐसा बहुत डिस्क्रिमिनेशन। आप इस समय 28 महीने की कन्फाइनमेंट के बाद आप खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। क्या मुझे बताएं कि आज़ादी और डेमोक्रेटिक स्टेटस का क्या अनुभव है आपका? स्वतंत्रता क्या लग रहा है आपको इस समय, कैसा महसूस हो रहा? अभी मेरा ख्याल से अभी पिछले 10 साल में जी, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, एक ऑटोक्रेसी टाइप है, हाँ, मतलब डेमोक्रेसी सही से नहीं चल रहा है। हाँ, विपक्ष नहीं है जी, हमेशा पत्रकार लोग विपक्ष में है। हम पीआरओ नहीं है, किसी सरकार का पीआरओ वर्क नहीं कर रहा है। हम जनता का साथ है, हम सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार का अच्छी चीज को अच्छी बताएगा, बुरी चीज को बुरी चीज दिखाएगा। हम हमारा ड्यूटी एक मतलब फ्रीलांस एक जर्नलिस्ट का ड्यूटी पीआरओ का ड्यूटी नहीं है। हम सरकार का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नहीं है। हम हमेशा विपक्ष में है। सत्ता में कांग्रेस है, बीजेपी हो, सीपीएम हो, मेरा अनुभव ऐसा है। मैं कांग्रेस का टाइम में भी दिल्ली में काम करता था। मैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर का बारे में भी लिखा, और माओइस्ट और आदिवासी दलितों को खिलाफ सरकार कुछ कार्रवाई किया तो उस टाइम में भी मैं सरकार के खिलाफ लिखा। मेरा आर्टिकल अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है आपको। कपन, मैं जानना चाहता था कि आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वो उसको लेकर के भाजपा और जो कट्टरवादी जो एटीट्यूड है उनका सोचने का, वो मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ है, और ये केरल में ज़्यादा है। ये केरल ज़्यादा, मुसलमान ज़्यादा हैं केरल में और ईसाई हैं, लेकिन वहाँ पर मिशनरी एटीट्यूड भी बहुत है, दया को लेकर, करुणा को लेकर के, दिल को लेकर के। सबसे ज़्यादा देश विदेश में नर्सेज सप्लाई होती हैं, पैदा होती हैं केरला में। मैं जानना चाहता था कि उनमें योगदान मुस्लिम लड़कियों का ज़्यादा होता है या ईसाइयों का? ईसाइयों का ज़्यादा होता है। वहाँ विवाद सबसे ज़्यादा मुसलमान को लेकर के भी होता है। क्या जिस तरीके से भाजपा या कट्टरवाद उत्तर प्रदेश में ठीक वही वाली स्थिति है या कुछ उलट पलट है? बहुत अलग। कैसे बताएंगे आप? मतलब उधर हम हार्मनी है, हिंदू मुसलमान, उधर पॉलिटिक्स मतलब रोटी रोजी का है जी। इधर इस साइड में हिंदू मुस्लिम है पॉलिटिक्स का मुद्दा, मेन मुद्दा। केरला में या तमिलनाडु में या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब रिलीजन एक पॉलिटिक्स का एक पॉइंट नहीं है उधर हम साउथ साइड में ऐसा है, मुस्लिम हिंदू, मतलब हम भाईचारा से, मतलब ब्रदरहुड से चल रहा है उधर। कपन, हमारा युद्ध क्षेत्र जो है, लड़ाई का जो मैदान जंग जो है, वो पत्रकारिता से ही, कलम से चलती है, और हम आवाज से बोलते हैं और कैमरे से बोलते हैं। क्या मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में आपने क्या महसूस किया इस पूरे दौरान, और इंग्लिश पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें आप चाहें तो वीडियो को अलग ले सकते हैं, चैनल को अलग ले सकते हैं, और प्रिंट को अलग ले सकते हैं, सोशल मीडिया को अलग कर सकते हैं। ज़रा बताइए हमको कि क्या स्थिति। हिंदी मीडिया में जी बहुत मतलब पॉलिटिसाइज किया हिंदी मीडिया। मतलब
मेरा एक एग्जाम्पल है तो मेरे खिलाफ ये हमेशा हिंदी प्रिंट मीडिया ये लिखा कथित पत्रकार। ये क्या मुझे नहीं मालूम, कथित मतलब आई थिंक सो कॉल्ड, मतलब मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेंबरशिप है मुझे मेरा पास। मैं KUWJ केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, केरला का सबसे बड़ा और ओनली वन जर्नलिस्ट ग्रुप है KUWJ, उसका दिल्ली यूनिट का सेक्रेटरी था मैं। फिर भी ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, हिंदी प्रिंट मीडिया मुझे हमेशा कथित पत्रकार ऐसा एड्रेस किया। ये मुझे नहीं मालूम क्या है ये क्या है कथित पत्रकार, मतलब क्या है। तो जिस रण क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के, उसके जो हिंदी क्षेत्र है, उससे आप सामान्य तौर पे लेते हैं या हताश हैं या बहुत प्रसन्न हैं? प्रसन्न तो नहीं होंगे, चोट तो अच्छी खासी लगी है आपको, तो कैसा महसूस करेंगे आप, क्या शब्द बताएंगे? कम से कम हिंदी मीडिया थोड़ा न्यूट्रली रिपोर्ट करना पड़ेगा। हिंदी चैनल भी बहुत इश्यू में हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठा के और डिस्कशन कर रहा है। तो अभी जिस दौर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कितना और आगे तक हम निचले तक ऊपर जाएंगे, कितने नीचे जाएंगे? हिंदी मतलब एक्चुअली हिंदी मीडिया ज्यादातर पॉलिटिक्स में कौन है, सत्ता में कौन है, उसको सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष को क्रिटिसाइज कर रहा है हमेशा। ये एक मीडिया सिस्टम नहीं है, हमेशा हम जनता का पक्ष में रहना है। पावर में कौन है उसको सपोर्ट कर रहा है, उससे एडवर्टाइजमेंट मिलने के लिए उसको सपोर्ट करना, ऐसा एक तरीका सोचा है। तो फिर हम ये भी तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि केरल में जैसे RSS के संगठनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया, छापा मारी गई, वो गलत थी या सही थी? नहीं, वो मुझे अभी मैं 28 मंथ में जेल में था जी। RSS का वो किसी ऑफिस में रेड हुआ, वो मुझे पता नहीं। कप्पन के साथ बातचीत करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर ज़रूर हाजिर होंगे ज़रूर। तब तक के लिए कुमार सौविर को दुलत्ती के लिए इजाज़त दीजिए। कप्पन, हम आपका एक बार फिर ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।